एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में जाता है, वेश्यावृत्ति के इलाके में जाता है। जब वहां जाकर उस कोटे के वो मालिक से बात करता है लड़कियों के बारे में, तो उसके सामने 20-25 लड़कियां खड़ी थी। उन लड़कियों को उसे दिखाया जा रहा था, लेकिन उन लड़कियों में से वो किसी को भी पसंद नहीं करता। और फिर आखिर में उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिस लड़की को वो पसंद कर लेता है। जब वो उस लड़की को देखता है और वो लड़की उसे देखती है, तो वो लड़की अपनी नजरें शर्म से झुका लेती है। और फिर जब सौदा हो जाता है तो उन दोनों को एक कमरे में भेज दिया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही थी। और फिर उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई दूसरी नहीं, बल्कि उसकी बीवी ही है। अब जब अपनी बीवी को वो व्यक्ति उस कोटे पर देखता है, तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो वो व्यक्ति उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, यहाँ तुम कैसे पहुंचे। और दोस्तों, बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि वो एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा पति था जिसकी बीवी कोटे पर थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को वापस स्वीकार कर लेता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आज की जो कहानी है, ये सच्ची कहानी है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु शहर की, जहाँ एक व्यक्ति रहता था अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलुरु में काम करता था। अब एक दिन उस व्यक्ति को अपनी कंपनी के असाइनमेंट के लिए मुंबई जाना होता है। और वो असाइनमेंट कुल 10-15 दिनों का था। तो जो वो व्यक्ति था वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन कंपनी का काम था, तो उसे वहां जाना पड़ा। अब वहां 10-15 दिन बीत जाने के बाद वो व्यक्ति अपनी पत्नी को फोन करता है कि क्या तुम मुंबई आना चाहती हो, मुंबई घूमना चाहती हो। तो उसकी पत्नी होती है, वो झट से हाँ बोल देती है, क्योंकि आज तक उस महिला ने, उसकी पत्नी ने, मुंबई शहर को सिर्फ फिल्मों और टेलीविजन पर ही देखा था। तो वो व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी टिकट वगैरह सारे सब कुछ काम कर दूंगा। और फिर तारीख आती है 7 अक्टूबर साल 2011। उस तारीख को उस महिला की, उसकी पत्नी की जो ट्रेन की टिकट थी वो कंफर्म हो जाती है। वो बोगी कंफर्म हो जाती है, ट्रेन कंफर्म हो जाती है, और वो बर्थ भी कम कंफर्म हो जाती है। तो ऐसे करके वो महिला बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में पहुंचती है। और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वो उस ट्रेन में बैठ जाती है। अब उसे बेंगलुरु से मुंबई जाना था, तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर करना था। ट्रेन में बैठने के बाद वो महिला सबसे पहले अपने सास और ससुर को फोन करती है कि पिताजी, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और अब मैं सकुशल वहां पर चली जाऊंगी। एक 1000 किलोमीटर का सफर है, मैं आराम से तय कर लूंगी। और इसके बाद उनसे बात होने के बाद वो फिर अपने पति को फोन करती है और कहती है कि जी, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, आप टेंशन मत लेना। तो उसका पति कहता है कि तुम मेरी चिंता छोड़ो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हें सीट मिल गई है और आराम से आना, 1-2 दिन का समय लगेगा। वो पति कहता है कि किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करना, किसी से को न तो अपना सामान लेना और न ही किसी से कोई चीज लेना। इतना कहने के बाद वो महिला अपने पति का फोन काट देती है और अपने एक सुहाने सफर में लग जाती है। अब जो महिला बैठी हुई थी, जिस बर्थ पर बैठी हुई थी, उस बर्थ के ठीक सामने ही एक सीट थी, जहां पर दो अनजान व्यक्ति बैठे हुए थे। वो व्यक्ति भी एक दूसरे से अनजान थे और तीसरी वो जो महिला, वो भी अनजान थी। अब धीरे धीरे जो सफर है वो चलता रहता था। अब जो दोनों अनजान व्यक्ति थे वो धीरे धीरे अपनी बातें स्टार्ट करने लगते हैं, क्योंकि सफर में हमेशा अनजान व्यक्ति जाने पहचाने बन जाते हैं। और वो अनजाने व्यक्ति भी धीरे धीरे अपने परिचित बन जाते हैं। और उसके बाद वो उस महिला से भी बात करने की कोशिश करती है कि बहन जी, आप कहाँ जा रहे हैं, लगता है कि आपने पहली बार ट्रेन का सफर किया। तो वो महिला कहती है कि जी हाँ, मैंने सफर तो ट्रेन का बहुत किया है, लेकिन मुंबई के लिए ये मेरा पहला सफर है और मैं इस सफर को अकेले ही कर रही हूँ। और फिर बातों ही बातों में सफर आगे चलता रहता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक लोकल रेलवे स्टेशन आता है, लोकल जंक्शन आता है। वहां पर वो जो दो व्यक्ति थे वो चाय का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि क्या बहन जी, आप चाय पियेंगी। तो वो महिला कहती है कि जी भैया, मैं चाय नहीं पीती, आप पी लीजिए। तो वो ऐसा करके वो 3 कप चाय मंगवा लेते हैं। 2 कप चाय वो दोनों पी लेते हैं और तीसरी कप चाय उस महिला को दे देते हैं। अब चाय पीने से पहले उन तीनों अनजान, यानी दो दो पुरुषों और उस महिला की सफर में दोस्ती हो जाती है। और अक्सर ऐसा हो भी जाता है कि हम सफर करें तो कोई ना कोई हमें मिल जाता है कि जिसके कारण हमें अपना सफर आसान लगता है। तो जो अनजाने पुरुष थे वो अपने बैग से कुछ सामान निकाल कर कुछ खाने की चीजें निकालते हैं और वो खाने लगते हैं और उस महिला को भी देते हैं कि बहन जी, ये खा लीजिए।
तो वो महिला एक बार तो मना करती है लेकिन बाद में खा लेती है और फिर उसके बाद वो महिला भी अपने बैग से कुछ खाने के लिए निकालती है और उन अजनबी व्यक्तियों को भी देती है। तो ऐसे करके वो सफर चलता रहता है और उस सफर के दौरान उस वक्त खाना खाने के दौरान वो महिला अपने पति से बात करती है कि जी मैं अब लगभग पहुंच चुकी हूँ। मैंने लगभग 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और अब लगभग 150 किलोमीटर का ही सफर बाकी रहा है। तो मतलब मैं घंटे, डेढ़ घंटे या 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद फिर वो बातों में लग जाते हैं और वो चाय मंगवा लेते हैं। अब चाय मंगवाने पर वो दोनों चाय पी लेते हैं और साथ में उस महिला के लिए भी चाय मंगवा ली जाती है। महिला तो पहले तो मना करती है लेकिन बाद में चाय पी लेती है। अब चाय पी लेने के बाद उस महिला को अपना सर कुछ भारी भारी लग रहा था और उसका सर चकरा भी रहा था। तो फिर और धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है। वो महिला पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। उसके बाद एक रेलवे स्टेशन आता है और वो दो अजनबी उस महिला को वहां से ले जाते हैं। फिर 2-3 घंटे के बाद जब उस महिला की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक कार में बंद पाती है। अभी भी वो बेहोशी और नशे की हालत में थी कि वो ज्यादा कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। तो वो जो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे हूँ, मुझे यहाँ कैसे लेकर आए हो। अब जो कार थी उसमें दो तो वो व्यक्ति थे और तीसरा एक अनजान व्यक्ति था। तो वो महिला पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। तो वो दो व्यक्ति थे, उन्होंने उस महिला को एक थप्पड़ मारा और उसने कहा कि अगर तुमने जोर से आवाज की तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। और इस तरह वो उस महिला को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ की वो सोच नहीं सकती। अब उस महिला को अलग अलग रास्तों से एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ कोई भी महिला उस स्थान पर, उस नरक पर नहीं जाना चाहती। अब वो जो ड्राइवर थे और वो दो व्यक्ति थे उस कार को एक रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं और वो रेड लाइट एरिया में ले जाने के बाद उस जो रेड लाइट एरिया था वहाँ के जो मालिक थी, वहाँ की मालकिन थी, उसे वो सौदा कर लेते हैं उस लड़की का, उस महिला का। और वो सौदा 45,000 में तय होता है। इसके बाद वो तीनों व्यक्ति उस महिला को उस रेड लाइट एरिया वाली मालकिन को सौंप कर चले जाते हैं। उड़ा का जिसे बेचा गया था उसका पति उसे मुंबई रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था लेकिन समय पर उसकी बीवी नहीं पहुंच पाती। अब वो अपनी बीवी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब जब उस महिला का सौदा किया जाता है वो महिला उस रेड लाइट एरिया वाली मालकिन से मिन्नतें करती है, भीख मांगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसकी वहां एक भी नहीं सुनी जाती। जब वो ज्यादा है हो हल्ला करती है तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार दिन गुजरते जाते हैं। 7 से 8 तारीख आ जाती है, 8 से 9 तारीख आ जाती है लेकिन उसकी बीवी उसके बताए हुए घर पर नहीं पहुंचती है। तो वो परेशान व्यक्ति उस महिला यानी उस तानिया का जो पति होता है साहिल, वो उस रेलवे स्टेशन पर जाता है और जीआरपी पुलिस से संपर्क करता है और कहता है कि उसकी बीवी बेंगलुरु से मुंबई के लिए यहाँ आई थी लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची और वो वहां पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब उधर उसकी पत्नी तानिया को उस कोटे पर लगभग 15 से 16 दिन हो जाते हैं। वो उसी हालत में थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। फिर एक दिन जब 16वां दिन आता है तो उस रेड लाइट एरिया की मालकिन थी सुनीता पुजारी, वो बाकी लड़कियों से कहती है कि बहुत हो गया, अब उस लड़की को तैयार करो। तो वो लड़कियां कहती हैं कि देखो तानिया, अब ज्यादा कुछ करने से होगा नहीं, तुम यहाँ से अब कभी भी बाहर नहीं जा सकती, अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हें अपनी उम्र यही गुजारनी होगी हमारे बीच। तो वो रोने लगती है और उन लड़कियों के कहने पर वो तैयार हो जाती हैं। इलाके में उस रेड लाइट इलाके में जो लड़कियां थी कुछ इस प्रकार की कपड़े पहनती थी कि जिस अगर कोई भी पुरुष उन्हें देखे तो वो उत्तेजित हो जाता था। अब उसका अब जब तानिया का उस रेड लाइट इलाके में 16वां दिन होता है तो उस रेड लाइट एरिया में एक ग्राहक वहां पहुंचता है कोटे पर। तो वो जब तो जो कोटे की मालकिन थी वो उसे ग्राहक को 15 से 20 लड़कियां दिखाती है लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आती और फिर कहा जाता है कि उस नई लड़की तानिया को लेकर आओ। तानिया को लाया जाता है। उस वो ग्राहक उस तानिया को पसंद कर लेता है और फिर सौदेबाजी करके उन दोनों को एक कमरे में भेज दिया जाता है। और कमरे में जाने के बाद वो जो महिला थी तानिया, वो
तो वो उस ग्राहक के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। वो उस ग्राहक को पूरी डिटेल बताती है कि उसके पति ने उसके लिए मुंबई की टिकट बनाई थी और वह अपने पति से मिलने के लिए मुंबई आने वाली थी। लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन के सफर में 2 व्यक्तियों से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके सामान का आदान-प्रदान होता है और उसे चाय पिलाते हैं और चाय पिलाने के बाद उसे कोई होश नहीं रहता और फिर वो जब उसे होश आता है तो वो उसे एक रेड लाइट एरिया में पाती है खुद को। तो जो तान्या थी वो उसे मदद मांगती है कि मुझे अपने पति के पास ले चलो। अब जो ग्राहक था, अक्सर कोटे पर जाने वाले ग्राहक इतने शरीफ तो होते नहीं है, लेकिन वो इंसान एक भला व्यक्ति था महिला के उस महिला की हालत देखकर उस पर उसे तरस आ जाता है। तो वो महिला तो वो जो ग्राहक होता है उस तान्या से उसके पति का मोबाइल नंबर पूछता है। तान्या उसे अपना मोबाइल नंबर देती है और वो अपने पति से फोन पर बात करती है। अब 16 दिन अचानक उसके पति के पास फोन आ जाता है और पति जब फोन उठाता है तो वो तान्या रोती हुई कहती है कि जी साहिल मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अब वो साहिल भी हड़बड़ा जाता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पर हो? तो वो महिला बताती है कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लाया गया, मुझे एक ऐसे रेड लाइट एरिया में लाया गया है जहाँ लड़कियों की जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है। जो सानिया का पति था साहिल, वो उसे कहता है कि ये फोन किसका है, क्या तुम मुझे उस व्यक्ति से बात करवा सकती हो? तो वो सानिया उस व्यक्ति से उस ग्राहक से कहती है कि आप बात कर लीजिए। तो वो ग्राहक होता है उससे साहिल को वो पूरी जानकारी देता है कि यहाँ पर है इस कोटे का ये नाम है। तो इसके बाद वो ग्राहक वहां से चला जाता है और फिर जो साहिल है अब जो साहिल है वो सोचता है कि पुलिस को तो मैं सूचना नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर पुलिस को सूचना कर कि हो सकता है अगर मैं पुलिस को सूचना कर दूं और पुलिस उस रेड लाइट एरिया वाले मालकिन को बता दे तो वो तान्या को कहीं गायब कर सकती है, उसके साथ कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ वो साहिल है वो अपना एक समझदारी का कदम उठाता है और फिर वो सोचता है कि मैं खुद ही उस कोठे पर एक ग्राहक बनकर जाता हूँ। अब वो को अब इतना सोचने के बाद वो जो साहिल था वो उस कोठे पर एक ग्राहक बनकर जाता है। तो उस साहिल को 15-20 लड़कियां दिखाई जाती हैं, लेकिन साहिल उन लड़कियों को पसंद नहीं करता है, उनको सेलेक्ट नहीं करता है। उसके बाद वो फिर उस अब जो कोटे की मालकिन थी वो उससे नई लड़की उस यानी उस तानिया को उसके सामने भेजता है। तो वो तुरंत हाँ भर देता है और फिर उन दोनों को एक कमरे में भेज दिया जाता है। कमरे में जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, वो रोने लगते हैं और फिर साहिल कहता है कि चुप रहो, ज्यादा हो हल्ला मत करो, अब हमें शांति से काम लेना है कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है। अब अब साहिल और तानिया दोनों उस कमरे में बैठ जाते हैं। साहिल उस लोकल पुलिस को फोन करता है और यहाँ पुलिस भी साहिल के साथ ईमानदारी का परिचय देती है, अपने कर्तव्य का पालन करती है और पुलिस साहिल के बताए हुए एरिया में उस रेड लाइट एरिया में उस लोकेशन पर अपनी एक टीम लेकर पहुंच जाती है। उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और फिर वहां पहुंचकर उस रेड लाइट एरिया के मालकिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जो गैर कानूनी रूप से चलाया जा रहा था। अब साहिल और तान्या को वहां से निकाला जाता है। अब साहिल और तान्या के साथ कुछ ऐसी लड़कियों को भी वहां से आजाद करवाया जाता है जिन्हें जबरदस्ती इस धंधे में धकेला गया था। तान अब जो बाकी की लड़कियां थी उनको भी तान्या की तरह ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, भीड़-भाड़ वाले इलाके थे, वहां से उसे अगवा कर लिया जाता था। क्योंकि उस रेड लाइट एरिया के जो दलाल थे वो अपनी नजरें गिद्ध की तरह उन सार्वजनिक स्थानों पर गड़ाए हुए थे कि कोई लड़की उन्हें दिख जाए जो अकेली हो और खूबसूरत हो, वो उन लड़कियों को वहां से बहला फुसला कर वहां से उठा लेते थे और फिर उन्हें रेड लाइट एरिया में पेश दिया करते थे। अभी इसके बाद उस जो रेड लाइट एरिया था उसकी मालकिन संगीता पुजारी और एक रेखा नाम की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही 2 और व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन चारों अब इन चारों से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो उन दो दलालों का भी पता चल जाता है जिन्होंने तान्या को इस कोटे पर बेचा था। तो दोस्तों ये कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली है, दिल को दहला देने वाली है कि एक लड़की को जबरन कोठे पर भेजा जाता है, लेकिन उसका पति उसके लिए दिन रात कुछ ना कुछ उसे ढूंढने का प्लान बनाता रहता है और आखिर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसकी बीवी को बेचा गया था। अक्सर ये होता है कि अगर कोई बीवी
किसी व्यक्ति की बीवी रेड लाइट एरिया में चले जाए तो शायद वो उसे अपनाता नहीं है, लेकिन साहिल उन इंसानों में से नहीं था। साहिल एक सच्चा पति था, एक सच्चा जीवन साथी था। इस मामले में उस ग्राहक का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तानिया की मदद की। तानिया के साथ साथ कुछ और लड़कियों की भी मदद की जो तानिया की तरह ही जबरन इस धंधे में धकेली जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी साहिल और उसकी पत्नी तानिया की एक दर्द भरी